नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो बोल का म्यूजिक वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो जाकर के बोल का म्यूजिक वीडियो देखें देव नेक्स्ट लेवल के चैनल पर, और यहाँ पर मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। काफ़ी VFX हैवी म्यूजिक वीडियो है और बनाने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि आपको पता ही है 2014 का गाना है। जिन्होंने देखा है मैंने मेंशन किया हुआ है 2014 का ये सॉन्ग है और अब 2022 में लॉन्च हो रहा है। तो इतना टाइम क्यों लग गया इसकी वीडियो बनने में, अब वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बताऊंगा क्यों इतना टाइम लग गया और कैसे ये वीडियो बनाई है, सारा डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले क्विकली आपको अपने सोशल मीडिया के लिंक्स दिखा रहा हूँ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब के ऊपर जाकर के /निर्देशक राव पे आप जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी। अब बात करते हैं कि कैसे ये म्यूजिक वीडियो मैंने क्रिएट किया है। कोई भी म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है आइडिया। तो आइडिया मुझे इसका कैसे आया, बेसिकली इसके लिए कोई मैंने पहले से गाना का सोच करके लिरिक्स वगैरह के हिसाब से कहानी नहीं लिखी। मेरे दिमाग के अंदर एक रैंडम थॉट आई थी कि एक फ्लोटिंग पर्सन के बारे में मैं सोच रहा था कि कोई चीज़ फ्लोट कर रही है, कोई व्यक्ति है जो फ्लोट कर रहा है हवा में। ऐसे एक रैंडम थॉट आया था। आपको थॉट्स कहीं भी आ सकते हैं, ड्रीम्स में आ सकते हैं, नॉर्मली चलते फिरते आपको कोई चीज़ देख करके आपको आइडिया आ सकता है। तो वो मेरे माइंड में एक इमेज छपी हुई थी। उस फ्लोटिंग पर्सन को मैं किसी तरह से कहीं पे यूज़ करना चाहता था, तो ये म्यूजिक वीडियो के अंदर यूज़ करने का मुझे उसको एक चांस मिला। और उस केस में भी मैं उसको फिर एक प्रॉपर लॉजिक देना चाहता था कि पर्सन फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं मेरे पास कि ग्रेविटी नहीं है वहाँ पर इसलिए फ्लोट कर रहा है, या फिर उसको नीचे से एयर से पुश मिल रहा है, हवा मारी जा रही है नीचे से तब फ्लोट कर रहा है। बट ये मुझे लॉजिकल नहीं लग रही थी और मेरे आइडियाज़ के साथ मैच नहीं कर रही थी। तीसरी चीज़ मेरे दिमाग में ये आई कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने कभी देखा होगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से आपके जैसे बाल वगैरह हैं वो ऊपर की तरफ उठने लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छी एग्जांपल था मेरे पास चीज़ों को फ्लोट करवाने का। बट एक पूरा पर्सन फ्लोट कर जाए इतनी इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बिजली की ज़रूरत थी। तो ये जो इलेक्ट्रिक बोल्ट वाली चीज़ थी वो यहाँ से पनपी कि इलेक्ट्रिक बोल्ट से पूरी की पूरी बॉडी फ्लोट करेगी। देन अगेन एक ह्यूमन बींग तो इतनी सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन करेक्टर नहीं होगा। एक मेज मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि वो एक मेज बेसिकली मैजिशियन से निकला हुआ वर्ड है, तो थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क होता है सॉर्सर्स, मेज, विज़र्ड वगैरह में। तो मेज क्या करते हैं बेसिकली, ये अपना कल कह लो टूना टूटका वाली चीज़ें कर करके अपने आप को पावर को अपनी इंक्रीज़ करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने वो भी दिखाया है कि कैसे वो कुछ एक सिंबल सा बनाता है और वहाँ पे कुछ आह्वान करता है जिससे कि वो पावर जनरेट करता है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें बारी बारी इस तरह से आइडिया से आइडिया जुड़ता चला गया और ये पूरा जो है कंसेप्ट निकल करके आया। गाना मैंने बाद में सुन करके उसके अंदर इस आइडिया को फिट किया था। और गाना क्योंकि थोड़ा सा इस टाइप का था जैसे कि बोल बोल बोल, उसमें आपने सुना ही है लिरिक्स, पावरफुल लिरिक्स हैं और एक तरह से सामने वाले को चैलेंज करने वाले लिरिक्स हैं। तो ये कहानी के अंदर ये पार्ट ऐड किया कि ये जो पर्सन है, मेन कैरेक्टर है, ये किसी को चैलेंज करने के लिए आएगा। तो लास्ट में जो आपने डीमन देखा है वो एक्चुअली उसको चैलेंज करने के लिए ये कैरेक्टर आता है, जो मेज वाला कैरेक्टर है। और ये सारी कहानी उसके अराउंड हमने बनाई। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग का पार्ट था, डीलर वगैरह जो थे, जो उसको एंटिक देता है और उसको यूज़ करके ये सब क्रिएट करता है, वो सारी चीज़ें असिस्ट करने के लिए इस आइडिया की थी। तो मेन आइडिया था फ्लोटिंग मैन। तो आइडिया कुछ भी हो सकता है, उसके अराउंड भी आप स्टोरी बना सकते हैं। कई बार आप पहले से स्टोरी सोचते हैं। इस केस में मेरे को बस एक ये इमेज थी मेरे दिमाग में फ्लोटिंग मैन की, और उससे मैंने ये जो है बाकी सारी उस चीज़ें उसके आसपास में बिल्डअप करके ये स्टोरी लाइन तैयार किया। जेम्स कैमरून के मैं किसी इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि टर्मिनेटर मूवी जो थी उसके लिए भी उनका आइडिया जो था ड्रीम के अंदर उनको आया था। तो वो रात को उनको सपना आया, उसमें उनको दिखा कि एक स्केलेटन है, तो स्केलेटन जो है मेटल का है और वो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने उसको उठ के ड्रॉ कर दिया। उन्होंने बाद में उसके ऊपर रिसर्च करके क्या क्या मैं इसमें कर सकता हूँ ऐड, और उसको एक रोबोट बनाया। और बाद में वो, आपको पता है टर्मिनेटर आप सब लोगों ने देखी होगी, एटलीस्ट सुना तो होगा उसके बारे में। तो ये भी सिर्फ एक इमेज से जो चीज़ है ये क्रिएट हुई थी। उनको सिर्फ एक इमेज थी, फायर के अंदर से एक मेटालिक स्केलेटन चल के आ रहा है, उस इमेज के अराउंड उन्होंने स्केच करके और फिर कहानी सोचना वगैरह सब शुरू किया और कंप्लीटली वो एक डिफरेंट चीज़ बना दी। मेरे केस में फ्लोटिंग मैन आइडिया था, उसके अराउंड मैंने स्टोरी इस तरह से ये क्रिएट की और जो म्यूजिक वीडियो आपने देखा वो बन करके आया। अब स्टोरी पार्ट के अलावा ये तो हमारा हो गया। मुझे चाहिए था एनिमेटिक, जो मैं बेसिकली कुछ विजुलाइज करना चाहता था मैं कि कैसा ये नज़र आने वाला है बाद में, राइट। तो उसके लिए मैंने पहले स्टोरी बोर्ड नहीं बनाया, पहले मैंने बेसिक एनिमेटिक बनाया, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह से अपने आइडिया को पोर्ट्रे किया। तो माया के अंदर मैंने एनिमेटिक बनाया, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। बोल 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 मैनू कदम नाच रोल जे तू मंगदा हिसाब आजा मुख मेरा खोल बोल 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 मैनू कदम नाच रोल
तो ये आपने एनिमेटिक देखा, इसमें आपको पता लग गया कि किस तरह से मैंने आइडिया को बेसिक प्लॉट किया। इसमें भी स्टोरी के बिगिनिंग वाला पार्ट, एंड वाला पार्ट नहीं है, इसमें वो डीमन वाला पार्ट नहीं है, और बिगिनिंग का जो पार्ट है वो भी नहीं है, जो स्टोरी वगैरह हमने जोड़ी है वो बाद में आया था। यहाँ तक मेरे को सिर्फ वही विजुलाइज करना था कि कैसे एक इलेक्ट्रिसिटी के बोल्ट से कैरेक्टर हवा में उठेगा और पावर अप होगा, दैट्स इट। तो यहाँ तक मेरे को क्लैरिटी आ गई थी। उसके बाद मैंने आगे काम करना शुरू किया और नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था स्टोरी बोर्डिंग का। तो मैंने एक कॉमिक स्टाइल में बेसिक स्टोरी बोर्ड बनाया, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं, बेसिकली अपने समझने के लिए। उसमें मैंने बिगिनिंग के और एंड के पार्ट भी जो है कंबाइन कर दिए और कंप्लीट मेरे पास स्टोरी बोर्ड आ गया। रेकी वगैरह भी मैंने की, तो उसमें जो है गलतियाँ वगैरह होती हैं वो पहले पता लग जाती हैं। रेकी क्या होता है, बेसिकली शूट से पहले आप एक डमी शूट कर लेते हैं, तो वो करते दौरान आपको पता लग जाता है क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तो ये सब करके प्री प्रोडक्शन का पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप था वो था शूटिंग के टाइम पर जो हमारी टीम थी उसके अंदर 3D मॉडलर, एनिमेटर, यही लोग थे। हमारे पास प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं थे, बट हाँ हमारे पास जो लोग थे आर्टिस्ट थे, क्योंकि आर्टिस्ट क्या होता है, अंदर से तो आर्टिस्ट ही होता है। तो चाहे वो एनिमेटर हो, चाहे वो मॉडलर हो, कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट जो है मल्टीपल चीज़ें कर सकता है। तो हमारे जो लीड कैरेक्टर है वो हमारे 3D मॉडल ईशान ने प्ले किया है, और वो जो है थोड़ा सा फिजिकली जो है एक्रोबैटिक वगैरह कर लेते हैं। तो इसलिए क्योंकि हमने उसके अंदर एक जंप वगैरह का सीन भी डालना था, तो हमारे लिए परफेक्टली वो काम कर सकते थे, इसलिए हमने उनको सेलेक्ट किया। उसके अलावा जो गून कैरेक्टर है उसके लिए प्रीतेश राजपूत को हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि वो देखने में जो है लंबे चौड़े हैं, तगड़े हैं, और वो कैरेक्टर थोड़ा सा जो है एग्रेसिव टाइप का दिखाना था हमको, उसमें वो परफेक्टली सूट कर रहे थे, इसलिए हमने उनको वहाँ पे सेलेक्ट किया। तो यही लोग जो हैं आर्टिस्ट लोग ही, जो एक्चुअली बाद में इन्होंने मॉडलिंग वगैरह भी की है इस वीडियो के लिए, इन्होंने ही कैरेक्टर्स भी वहाँ पर प्ले किए थे, राइट। इनफैक्ट एक सीन के अंदर जो है कार ड्राइव करके लानी थी, तो उस टाइम पे गाड़ी मैं चला रहा था, तो आपने म्यूजिक वीडियो में आपका ध्यान भी नहीं गया होगा, बट जो ड्राइविंग वाला कार सीन था उसके अंदर इस टाइम पे गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ था। तो इस तरह से हमने आपस में ही ये सब चीज़ें करके इस वीडियो को शूट किया था। शूटिंग के दौरान मेन चीज़ थी लाइटिंग, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे हमारे पास इक्विपमेंट वगैरह भी नहीं थे इतने ज़्यादा। बेसिकली हाँ कैमरा वगैरह हमारे पास अच्छा था, बट लाइटिंग में ज़ीरो हमारे पास चीज़ थी। तो हम बेसिकली ट्यूबलाइट्स ले गए थे सिंपल, तो उनकी CRI रेटिंग वगैरह सब कुछ बेकार थी। आप यहाँ पर शूट में देख भी सकते हैं, और यहाँ पर बिहाइंड द सीन की भी इसकी वीडियो जो है मैंने बना दी है। यहाँ आई बटन में मैं लिंक भी दे दूंगा या वीडियो के एंड में, आप वो ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर आपको डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे लाइटिंग वगैरह कर रखी थी। तो दो ट्यूबलाइट्स तो आपने पिलर्स के ऊपर देखी, बेसिक ट्यूबलाइट हैं जो घरों में लगी होती हैं। क्वालिटी ऑफ लाइट उतनी अच्छी नहीं है, बट अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, तो दो ट्यूबलाइट हमने शो के लिए पिलर्स पे लगाई, और सामने से 3 ट्यूबलाइट्स लगा करके सीन को लिट किया। सिर्फ ट्यूब से ही हमने सीन को लिट कर दिया था, राइट। और एक और मेरे पास लाइट थी जो फ्लड लाइट टाइप की होती है, वो भी बेसिक थी। इन चीज़ों से हमने सीन को लिट किया था। तो ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है आपके सामने कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई CRI रेटिंग वाली बहुत महंगी लाइटें चाहिए। बेसिकली आप छोटी मोटी ट्यूबलाइट से भी अगर आपके आइडिया को सपोर्ट करता है तो आप शूट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल लाइटिंग नहीं चाहिए थी, मुझे ग्रिटी लाइटिंग चाहिए थी, तो इसलिए मेरे केस में ये चल गया। लोकेशन भी फ्री की थी। यहाँ पर एक हमें जो है अबेंडन मॉल मिल गया था, उसकी जो बेसमेंट में पार्किंग थी वहाँ पर हम लोगों ने ये शूट किया है। तो उस मॉल के अंदर बेसिकली कूड़ा कबाड़ बहुत सारा पड़ा हुआ था। हमको वैसे भी इसी तरह का कुछ एरिया चाहिए था जो थोड़ा गंदा सा हो और बिल्कुल खाली पड़ा हो, तो उसके लिए परफेक्ट हमारी लोकेशन हो गई थी। S-Log 3 में मैंने शूट किया था। उस टाइम पे S-Log 3 बिल्कुल नया नया आया था, और वो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने उसको टेस्टिंग नहीं की थी और मैंने डायरेक्टली उस पर शूट कर दिया। मुझे लगा S-Log 2 की तरह ही होता होगा, थोड़ा और बेसिकली डायनामिक रेंज मिलेगी मुझे ऐसा लगा। डेफिनेटली डायनामिक रेंज ज़्यादा थी, बट लो लाइट के अंदर S-Log 3 डिज़ास्टर क्रिएट कर देते हैं, उसके लिए एक्सपोज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और वहाँ पर ये गलती करने की वजह से मुझे पोस्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि नॉइज़ बहुत हैवी आई मेरे शूट के अंदर। तो ये भी होता है, सीखते हैं आदमी, जब भी कोई चीज़ नहीं आती है उसके बाद में टेस्टिंग करने का टाइम अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको डेफिनेटली पोस्ट में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ऑल इन ऑल शूट हमने इस तरह से किया, लोकेशन और लाइटिंग वगैरह सब आपने देख ली है। और शूट के अंदर एक्चुअली क्या हुआ वो सारा डिटेल के अंदर आपको जो है बिहाइंड द सीन की वीडियो में पता लग जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ज़रूर जा करके देखिए। शूटिंग का सारा बिहाइंड द सीन उसके अंदर वहाँ पर मैंने बताया हुआ है, कैसे कैसे मैंने रोनिन वगैरह क्या क्या इस्तेमाल किया, कैसे असेंबल किया, ये सब चीज़ें। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, शूट के दौरान पे हमने जो लोकेशन की जो है एक HDRI क्रिएट की थी, उसके लिए 360 कैमरा में लेके गया था साथ में। उससे हमने अलग अलग एक्सपोजर के ऊपर बहुत सारी इमेजेस क्लिक की थी, जिनको जोड़ के कि मैंने एक HDRI इमेज बनाई थी। अब जिन लोगों को पता नहीं उनको मैं बता देता हूँ कि HDRI इमेज क्या करती है। बेसिकली इसको आप 3D सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो लाइटिंग को रिक्रिएट करने के लिए अपने 3D सीन के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारा 3D का काम था। जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स थी उनकी लाइटिंग एग्जैक्टली वैसी हो जैसी सीन की लाइटिंग थी, उसके लिए हमने HDRI बनाई थी। उस HDRI का इस्तेमाल हमने किया था लाइटिंग क्रिएट करने के लिए सीन के अंदर, राइट। सो वो मैं 3D सॉफ्टवेयर के अंदर जब इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा उससे क्या होता है। HDRI कुछ इस तरह की दिखती है, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। इस लोकेशन की HDRI ऐसी थी। तो इस तरह से हमारा शूट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट था
एडिटिंग एंड वीएफएक्स। एडिटिंग में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, एडिटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रीमियर प्रो के अंदर मैंने एडिटिंग की थी क्योंकि मेरा पूरा स्टोरी बोर्ड तो ऑलरेडी प्रिपेयर था, तो शॉर्ट बाय शॉर्ट मैंने लगा दिया। एडिटिंग में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। अब प्रॉब्लम जहाँ से शुरू हुई है वो है वीएफएक्स का पार्ट, क्योंकि 3D का बहुत ज़्यादा पार्ट था और वीएफएक्स बहुत हैवी था। यहाँ पर जो है मेन बात वो हुई जो आप जानना चाहते कि इसमें इतने साल क्यों लग गए। साल इसलिए लग गए क्योंकि काम रुकने लगा, 3D का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मेन रीज़न क्या था? प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? बेसिकली काम को टालना, ठीक है। इसकी टॉपिक के ऊपर अलग से यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये सब लोग हम करते ही हैं। कभी ना कभी ऐसा होता है कि चलो कल कर लेंगे, चलो अभी तो 2 दिन पड़े हैं, परसों कर लेंगे। एग्जाम के टाइम पे ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है कि एग्जाम में अभी जो है 1 महीना पड़ा है तो अभी थोड़ा सा और खेल लेते हैं वीडियो गेम, थोड़ा 2-3 दिन बाद पढ़ाई कर लेंगे, 1 हफ्ता भी निकलने देते हैं, फिर पढ़ लेंगे। तो करते करते लास्ट दिन आ जाता है, अगले दिन एग्जाम होता है और आप गधों की तरह किताबों को रगड़ रहे होते हो, रट्टा लगा रहे होते हो और परेशान हो जाते हो कि यार कैसे होगा, कल सुबह तक एग्जाम है। तो वो जो लास्ट मोमेंट पे पैनिक मोड में काम करते हैं उसमें भी क्वालिटी का लॉस होता है और बहुत इश्यूज आते हैं आपको, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो पढ़ाई हो, कुछ भी हो। तो प्रोक्रेस्टिनेशन यही है, बात को टालना, काम को टालना, अगले दिन अगले दिन अगले दिन। ये जो है ये चीज़ के कारण भी होते हैं। क्यों ये चीज़ आ जाती है आपके अंदर? एक तो ये लेजीनेस जो है, एक चीज़ वो है। मेरे केस में कभी लेजीनेस थी, कभी कभी ये इशू होता था क्योंकि मैं काम करना शुरू करता था और उस टाइम पे सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और बहुत वीएफएक्स हैवी मैंने जो है चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा था। 3D मॉडलिंग वगैरह तक तो ठीक था, बट जो आपने लाइटनिंग वगैरह के इफेक्ट देखे हैं, बिजली के इफेक्ट हैं, वो सारे के सारे जो हैं थिंकिंग पार्टिकल से बनाए हैं 3ds Max के अंदर। तो बहुत हैवी सिमुलेशन थी। उस टाइम पे प्लगइन्स वगैरह भी इस तरह के नहीं थे जो इजीली इन चीज़ों को कर देते। तो बहुत ज़्यादा सीन हैवी हो जाते थे, क्रैश होते रहते थे बार बार। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे वो आपने सीन देखा होगा कि ज़मीन से वो पिलर्स निकलते हैं, तो जो पिलर्स निकलते हैं वहाँ पे बहुत सारे वो उसके पीसेस टुकड़े टुकड़े होकर निकलते हैं। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज्योमेट्री हैवी हो गई थी, तो फाइलें बार बार क्रैश हो जाती थी। आप बेसिकली पूरा दिन आपने काम किया और फाइल आपकी क्रैश होगी और पिछली फाइलें भी सारी की सारी करप्ट भी हो गई। तो पूरा का पूरा डिमोटिवेशन हो जाती थी कि अब शुरू से शुरू करना है आपको सारा। तो आदमी उस टाइम पे छोड़ देता है उस चीज़ को कि चल बाद में देखता हूँ। फिर जब बाद में करने का टाइम आता है उस टाइम पे कोई और प्रोजेक्ट आ गए, रेगुलर भी अब खाना पीना भी चलना चाहिए ना, घर में रोटी भी कमानी है, तो रेगुलर काम भी करते रहते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ लटकती रही, धीरे धीरे होती थी। साल में एक बार फाइल खुल रही है, फिर नेक्स्ट 2-3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद एक बार खुल रही है। अब जब इतने गैप के बाद आप खोलते हो फाइलें तो आपको पहले समझने में टाइम लग जाता है कि क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या, और जो किया हुआ है उसके अंदर भी आप फिर कुछ इंप्रूवमेंट भी कर लेते हो क्योंकि पहले इतना अच्छा नहीं होता, तो कई बार होता है आपके शुरू से कर लेते हैं इसको। तो ये सब चीज़ों के चलते चलते इतना टाइम इसके अंदर लग गया और आइडियाज़ भी बीच बीच में इंप्रूव होते गए। पिलर्स के डिज़ाइन पहले कुछ और थे, फिर कुछ और हो गए, क्योंकि इसमें मैं ये दिखाना चाहता था कि वो बेसिकली अंडरग्राउंड से जो निकले हैं वो काइंड ऑफ नरक से निकले हुए पिलर्स हैं, राइट। तो पहले बहुत हमने इसमें लावा टाइप के बना दिए थे, बट वो सीन सेटिंग के अंदर मैच नहीं कर रहे थे। जो बैकग्राउंड सीन था उसके हाथ में उसकी मर्जिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो डिज़ाइन चेंज किया, नरक की फीलिंग भी रखी लेकिन थोड़ा सा एनवायरनमेंट के साथ मैच कर जाए इस तरह के भी दिखें। तो इसलिए डिज़ाइन चेंजेस भी इन बिटवीन होते रहे। और लास्ट में भी अगर आपने देखा होगा तो पीछे जो कैरेक्टर दिखाई देता है, हमने इस तरह की सेटिंग रखी। मेरा आइडिया ये था कि ये नरक से जो है एक नरक का बेसिकली जो किंग है उसको चैलेंज कर रहा है और उसकी गद्दी हथियाना जाता है। इसके लिए ये पहले पावर अप लेते हैं और फिर पीछे से वो जो है किंग आता है। अब यहाँ पे एंड में एक्चुअली क्लैश भी दिखाना था इनका कि वो दीवार तोड़ के अंदर आ जाएगा और इनकी थोड़ा सा कुछ हमने सोचा भी होता कि बट ऑब्वियसली टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था और बहुत आगे भी वीएफएक्स बहुत हैवी होने वाला था और इस हिसाब से उस टाइम पे शूट भी नहीं किया था, तो इसलिए वो लास्ट का पार्ट तो मैंने ओमिट ही कर दिया। बट अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ ये देखना चाहते हैं और किसी और म्यूज़िक वीडियो के अंदर इसको जो है हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, मे बी नॉट, बट आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख करके बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इस कहानी को आगे एक्सपेंड करें तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिलहाल इस तरह से सारा वीएफएक्स वगैरह का काम हुआ है। आपको मैं सॉफ्टवेयर के भी मैं यहाँ पर ग्लिम्स दिखा देता हूँ कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई थी। जो मेन कैरेक्टर था हमारा उसका 3D मॉडल हमने पूरा रिक्रिएट किया था। तो फेस के लिए मैंने फेस जेन सॉफ्टवेयर होता है उससे ये क्विकली जो है फेस बना लिया था। बहुत परफेक्ट नहीं है बट हमें क्योंकि दूर से दिखाना था तो ये चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ थी जो क्लोथ्स थे, क्योंकि जब ये हवा में उड़ेगा इसके क्लोथ्स वगैरह थे जो वो पहले अगर आपने देखा हो प्रीवियस के अंदर बेसिकली जैकेट वगैरह थी, कोई मैंने बेसिक कैरेक्टर लिया था, बट बाद में हमने क्योंकि उसको मेज जैसी लुक देनी थी, कुछ लगे वो जादूगर टाइप का, तो इसलिए हमने ये लहराने वाले कपड़े थोड़े इस टाइप के असैसिन क्रीड टाइप के हमने कपड़े सेलेक्ट किए थे। और इवेंचुअली 3D के अंदर जब वो हवा में लटकेगा कैरेक्टर तो वहाँ पर भी मुझे क्लोथ पूरी सिमुलेशन वगैरह चाहिए थे, इसके लिए क्लोथ प्रॉपर चाहिए थे।
तो हमारे जो आर्टिस्ट जिन्होंने गुंडे का रोल प्ले किया था, उन्होंने मार्वलस डिज़ाइनर के अंदर एक क्लोथ क्रिएट किया, बहुत अच्छा क्लोथ क्रिएट करते हैं। तो ये सारा जैसा हम वहाँ पे कपड़े पहने हुए थे वैसा के वैसा 3D मॉडल के ऊपर इन्होंने दोबारा से क्लोथ वगैरह क्रिएट किए। तो हमारा कैरेक्टर जो था मेन, वो पूरा 3D के अंदर रिक्रिएट हो गया विद क्लोथ्स, और उन क्लोथ्स की फिर मैंने सिमुलेशन वगैरह की जब वो हवा में उड़ते हैं। अब इस टाइम पे आप नोटिस करेंगे तो जो शुरुआत में पिलर निकलते हैं, उस टाइम पे जो हमारा कैरेक्टर था वो रियल फुटेज थी, और एक टाइम के बाद जाकर के सिर्फ पिलर 3D थे उसमें, और एक टाइम पे जाकर के फिर वो रियल कैरेक्टर हट जाता है। खाली मैंने शूट किया था और वहाँ पर पूरा कैरेक्टर 3D हो जाता है। बेसिकली जब वो ज़मीन से उठता है तो पूरा कैरेक्टर 3D हो जाता है। वहाँ तक मैंने रियल रखा था ऑब्वियसली, क्योंकि हम रियल कैरेक्टर को ऐसे ज़मीन से उठा नहीं सकते थे। उसके लिए तरीका होता है, वैसे तो वायर्स वगैरह के थ्रू करते हैं, बट ये इंडी म्यूजिक वीडियो थी, बजट इसका 0 था, तो इसलिए वहाँ पर हम ये वायर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं कर सकते थे। इतना इसका हाई बजट था नहीं कि हम इतना सारे इक्विपमेंट वगैरह लाएं और वायर्स पे डालें, तो बहुत इशू होते हैं उसके अंदर। और VFX के पार्ट के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो था साउंड डिज़ाइन, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड में जो है गाने के अलावा जो पोर्शन था उसमें सारा का सारा साउंड डिज़ाइन भी होना जरूरी था ताकि वो इंटरेस्टिंग लगे। अब साउंड डिज़ाइन का क्या था कि बेसिकली ऐसे ही आप नेट पे सर्च करके साउंड्स लेते हैं, किसी के फुट स्टेप की वो चीज़ें, या फिर आप रिक्रिएट करते हैं, फोले में साउंड रिकॉर्ड करते हैं फुट स्टेप की और चीज़ों की, कुछ चीज़ों की, जैसे कपड़ा जो है उसकी कहीं से साउंड बनाई है, कहीं से फुट स्टेप की साउंड डाउनलोड की है गूगल से, कहीं पे फ्री वेबसाइट पे मिली है, जो इस तरह से सारी साउंड्स को लेकर के उसमें प्लेस किया है। और क्योंकि वहाँ पर शूट के दौरान में हमने कोई प्रॉपर माइक वगैरह नहीं लगाया था, तो जो एक्टर्स की आवाज़ है वो भी वहाँ पर उसमें प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, कैमरे की आवाज़ में बहुत नॉइज़ थी। तो उसके लिए ADR किया है, ऑटोमेटिक डायलॉग रिप्लेसमेंट, बेसिकली दोबारा से डायलॉग बोले हैं, री रिकॉर्डिंग जिसे बोलते हैं। कई लोग उसे डबिंग बोल देते हैं, एक्चुअली टेक्निकली डबिंग गलत वर्ड है, क्योंकि डबिंग का मतलब होता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर री रिकॉर्ड करना। सिंपली अगर जो आपने पहले से सेम जैसे हिंदी में बात की है, क्योंकि वॉइस अच्छी नहीं थी इसलिए दोबारा से आपने हिंदी में ही रिकॉर्ड किया, उसके ऊपर वॉइस ओवर किया है, तो उसको हम बोलते हैं ADR, ऑटोमेटिक डायलॉग रिप्लेसमेंट या री रिकॉर्डिंग। डबिंग इज़ फॉर ट्रांसलेशन, दूसरी भाषा के अंदर अगर आप उसको री रिकॉर्ड कर रहे हैं। बट इन एनी केस डबिंग एक कॉमन वर्ड हो चुका है, तो इंडस्ट्री के अंदर बोल देते हैं लोग कि मूवी की जैसे बाद में री रिकॉर्डिंग होती है तो बोलते हैं डबिंग के लिए जाना है, वो एक कॉमन फ्रेज बन चुका है। टेक्निकली करेक्ट नहीं है बट इट इज़ ओके, जो जिसको जैसे समझ में आता है वैसे उसको यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स को। तो डबिंग हमने की इस तरह से। वो कैरेक्टर की आवाज़, अब मुझे लोग भी सारे हमेशा अवेलेबल नहीं होते, तो खुद ही मैंने उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर दिया। जो फ़ोन पे है पर्सन उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड किया, वो भी मेरी आवाज़ है, और जो गुंडे वाला कैरेक्टर है उसकी आवाज़ भी मैंने रिकॉर्ड कर दी। तेरा क्लाइंट ही नहीं आया अभी तक, आने वाला होगा, पैकेज दे के निकल लियो। और हाँ ये जुगाड़ क्या है बे? तुझे क्या करना है, जान के अपना काम करो और निकल। देख भाई, और फ़ोन वाली आवाज़ को मैंने बेसिकली जो प्रीमियर प्रो के अंदर ही एक फ़ोन वाला रेडियो वाला फ़िल्टर होता है इस टाइप का, वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो आवाज़ थोड़ी इस तरह की लग रही है जैसे कि फ़ोन के थ्रू आ रही है। तो वो बड़ा बेसिक था। अगर आपको साउंड कैसे क्रिएट करनी है प्रीमियर प्रो में, उसके लिए मैंने एक अलग से मेरी जो सीरीज़ है प्रीमियर प्रो की, उसमें एक वीडियो है ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के ऊपर ही है वो, उसमें ऑडियो का सारा समझाया हुआ है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं साउंड इफेक्ट्स वगैरह कैसे डालने होते हैं। आफ्टरवर्ड्स जो है पोर्टल वगैरह की साउंड, इन सब चीज़ों की साउंड, सब की सब साउंड्स हम अरेंज की, और उनकी जो है मिक्सिंग वगैरह की, कोई साउंड ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे ना है, इस तरह से कंप्लीट ऑडियो का भी काम हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे VFX के शॉट थे, जैसे कि वो जो पोर्टल वाला शॉट था कि वो जब उसे पीछे से बुलाता है गुंडे वाला कैरेक्टर, तो ये इसको उठा करके पोर्टल के अंदर फेंक देते हैं फायर वाले। तो पोर्टल वाला सीन थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि वो जो पोर्टल आप देख रहे हैं वो 2D पोर्टल नहीं है, बेसिकली वो माया के अंदर मैंने 3D पार्टिकल से पोर्टल क्रिएट किया हुआ, और वो 3D कैरेक्टर उड़ करके जाता है। तो यहाँ पर जो गुंडा कैरेक्टर था इसका भी हमने 3D कैरेक्टर क्रिएट किया था, और इसके लिए मैंने जो है शूट के टाइम पे फोटोज़ भी क्लिक की थी, दोनों की थी वैसे, मेन कैरेक्टर की भी इसकी भी, क्योंकि हमें 3D रिक्रिएट करना था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा भी 3D कैरेक्टर क्रिएट नहीं हुआ, बट क्योंकि बहुत चुटकी के लिए उसको उठा करके अंदर डालना होता है, तो उसके लिए काम चल गया था। और जो है उसकी एनिमेशन हुई थी उड़ के जाने की, वो हैंड एनिमेशन की थी, अकॉर्डिंग टू जैसे मोशन था उसके हिसाब से पीछे उसको एनिमेट करके उठा करके गोले में डाल दिया, और साथ में वो जो है पोर्टल को क्लोज कर दिया। तो वो जब पोर्टल के अंदर जा रहा होता है तो पोर्टल की लाइटिंग भी उसके साथ मैच कर रही होती है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। तो सारा का सारा 3D के अंदर था पीछे वाला चीज़। और जो VFX वगैरह सारा कुछ हुआ, तो ये लेयर पे लेयर बनती चली जा रही थी, बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स हो चुकी थी। यहाँ पर भी आफ्टर इफेक्ट्स बहुत बार क्रैश हो रहा था अगेन ये सब चीज़ों की वजह से इतना जो है टाइम लगता चला गया। और इतनी लेयर्स जो बन रही थी उसमें भी क्या है कि मैं कई बार जैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स कुछ एक्स्ट्रा भी लेके आते, जैसे धूल उड़ रही है कहीं पर, ठीक है, वो नीचे से जब पिलर उसको तोड़ करके निकलते हैं ज़मीन को, तो बाकी तो सारा 3D था, बट उसमें से मिट्टी उछलती है थोड़ी सी, वो मैंने ऊपर से डाली हुई थी। और बहुत सारी लेयर्स अलग अलग एलिमेंट्स की जो बन गई थी, उन सब के कलर्स जो है डिफरेंट होते थे ऑब्वियसली, कोई कहीं सोर्स से आई है, कोई 3D में रेंडर किया है, तो ये सबके जो कलर डिफरेंस थे उनको भी फिर बाद में कलर ग्रेडिंग से मैच करना था। तो बहुत मल्टीपल लेयर्स ऑफ कलर ग्रेडिंग। इवन डाविंची रिजॉल्व को भी मैंने हैंग क्रैश कर दिया कई बार इस प्रोजेक्ट के चक्कर में, इतना ज़्यादा हैवी हो गया था, क्योंकि नॉइज रिडक्शन भी लगी हुई है, बहुत हैवी कलर ग्रेडिंग भी लगी हुई है, नीचे से ऊपर तक मल्टीपल लेयर्स के अंदर लगी हुई है।
तो मुझे इवेंचुअली क्या करना पड़ा था कि मैं कुछ सेक्शन को अनकम्प्रेस्ड मैंने रेंडर कर लिया, बेसिक कलर ग्रेड करके उसको अनकम्प्रेस्ड रेंडर कर लिया, फिर पार्ट को अलग अलग रेंडर किया, फिर उनको दोबारा मर्ज किया रेंडर्स को, ताकि नॉइज रिडक्शन वगैरह जो है वो एक बार रेंडर हो चुकी है, अब दोबारा कैलकुलेट ना करनी पड़े। नेक्स्ट मैं ऊपर कलर ग्रेडिंग कर रहा था, उसमें रिडक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं उसके अंदर सिर्फ कलर ग्रेडिंग का पार्ट कर रहा था। ऐसे टुकड़ों के अंदर मैंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है और आई एम वेरी प्राउड। बहुत मैं खुश हूँ कि इवेंचुअली ये चाहे 2022 में आके ख़त्म हो रहा है, ये फाइनली ख़त्म हुआ, क्योंकि इससे एक बहुत पॉजिटिविटी मुझे मिली है कि रुका हुआ काम ख़त्म हो गया। अगर आपका कोई भी पेंडिंग वर्क है, आप समझ सकते हैं कि अगर वो कंप्लीट कर लें आप, तो बहुत उसमें आपको हैप्पीनेस मिलती है। और इम्पॉर्टेंट भी है कुछ चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए पुरानी चली हुई, क्योंकि टाइम के दौरान ऐसा भी होता है कि ये वाला प्रोजेक्ट बाई चांस पूरा कंप्लीट हो गया, अदरवाइज़ कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी रहे हैं मेरे जो कभी शुरू किए और वो कंप्लीट नहीं हो पाए, और आज की डेट में मैं कंप्लीट करना भी नहीं चाहूँगा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ओवर लो क्वालिटी, या अब लगता है मुझे वो आइडिया वर्थ नहीं था। बट ये आइडिया मुझे अभी तक ऐसा लगा कि इट इज़ वर्थ टेलिंग, दिस इज़ अ स्टोरी वर्थ टेलिंग, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये एक सफलता हुई, कंप्लीट हुआ ये चीज़। और भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें चली हुई हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों के भी मैसेज आते हैं इसका ट्यूटोरियल बना दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये सारे ट्यूटोरियल्स की रिक्वेस्ट भी हैं मेरे पास। अपने प्रोजेक्ट भी बहुत सारे हैं जो मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। इस तरह से काम जब पाइल अप हो जाता है तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज़ आती है कि चलो यार बहुत काम हो गया, आइसक्रीम खाते हैं बैठ करके तो कभी कभी वो चलता है, बट रेगुलरली ये नहीं करना होता। आपको कभी ना कभी फेस करना पड़ेगा और रुके हुए प्रोजेक्ट्स को आपको उठा करके कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप सबको भी मैं यही कहूँगा कि इवेंचुअली भी ये सब काम करने हैं जो रुके होते हैं, तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए और रुके हुए कामों को एक एक करके कंप्लीट करते जाइए, राइट। मेरी एक वीडियो कंप्लीट हो गई, अब और भी मैं रुकी हुई वीडियोज़ को धीरे धीरे कंप्लीट कर दूँगा। और एक और चीज़ हर्डल बनती है इसके अंदर, वो क्या है कि पिछली चीज़ चल रही है और नई भी चीज़ आप शुरू कर देते हैं, तो भी चीज़ अटक जाती है। एक टाइम पे अगर आप 2-3 काम शुरू कर देते हो, आप रेगुलरली जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है उसके ऊपर बढ़ते जाते हैं। अब आपने देखा होगा बीच में और भी बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस मैंने की हैं, ये रुकी रही। जब इसे काम करने लगता था कोई और शुरू कर लेता था, तो पहले उसको कंप्लीट करने लग जाता था, क्योंकि मे बी उस टाइम पे उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता होगा, क्योंकि इसमें काम हैवी ज़्यादा था, इसलिए इसको रोक लेता हूँ। तो ये चीज़ें भी चलती रही हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आया कि पूरी म्यूज़िक वीडियो बनने में इतना टाइम क्यों लगा और कितना कुछ काम इसके अंदर हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली कैसी क्वालिटी इसमें निकली है। अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगी और आप जानना चाहते हैं कि वो पीछे कैरेक्टर जो था वो कौन था, वो उसने आगे आगे क्या किया, इन दोनों के अंदर क्लैश कैसा हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर आप स्टोरी में इंटरेस्टेड और आप चाहते हैं इसके ऊपर आगे मैं कंटेंट बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर मुझे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला, हो सकता है मैं आगे इसके ऊपर कंटेंट बना दूँ इस साल, तो देखते हैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। बाकी भी मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ दिए हुए हैं, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब चैनल, दृष्टिकोण का यूट्यूब चैनल, ठीक है, और फेसबुक पेज, सब पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिए। और यार कमेंट बहुत कीजिए, लाइक बहुत कीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है इसको प्रोग्रेस करवानी है, इसके ऊपर मैं कंटेंट लाना चाहता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, खूब वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट करके बताया कीजिए कैसी लगी, और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि ये चैनल थोड़ा ग्रो हो, इसके ऊपर मैं और कंटेंट ला सकूँ। अभी के लिए इतना ही। तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।